नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो और अब जो होने वाले हैं निकाय चुनाव, कांग्रेस बराबर अपनी दस्तक दे रही है। लेकिन सच बात तो यह है कि जमीन पर नहीं दिख रही है। उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। संगठन की बात हो सकती है, मुद्दों की बात हो सकती है, बयानों की बातचीत हो सकती है। ये भी कहा जा सकता है वोट बैंक की भी राजनीति हावी हो रही है। लेकिन कांग्रेस को ये तो सब कहते हैं कि मजबूत होना चाहिए, खास तौर से वो लोग जो देश के प्रति जागरूक हैं। लेकिन कहीं रोशनी दिखती नजर नहीं आ रही है। जब आप देखें इनके कार्यों को तो अब मसलन निकाय चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब उन्होंने चार अध्यक्ष बना दिए, प्रांतीय अध्यक्ष के नाम पर एक अध्यक्ष को बना दिया। कह रहे हैं स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं। जो दावेदार हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आप 300 लोगों के नाम दे दीजिए। तो ये सब क्या है? अगर इतना ही आधार मजबूत होता तो शायद 2022 के विधानसभा चुनाव में ये स्थिति नहीं होती। इसलिए और भी जबकि प्रियंका गांधी ने स्वयं कमान संभाल रखी थी। इसके मायने क्या है? कांग्रेस किधर जा रही है? क्या कांग्रेस में संजीवनी की जो जरूरत है वो मिल पा रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस को समर्पित, कर्मठ, निष्ठावान और एक तरीके से ये कहें कि अपना जीवन खपाने वाले श्यामदेव सिंह। श्यामदेव सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक लंबा समय तो आपने गुजारी दिया, हमारे ख्याल से 4 दशक से तो आप कांग्रेस में हैं। 4 दशक से हैं और सेवा दल से हैं। और आपने 4 दशक में वो अवसर भी देखा जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस का डंका बजता था, कांग्रेस के नाम पर झझरा के वोट पड़ता था। आज वो भी दृश्य आप देख रहे हैं जबकि 3 दशक से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बाहर हो गई है। आप जैसे लोगों को जब कांग्रेस की ऐसी स्थिति होती है कैसा लगता है? चिंता होती है, उलझन होती है, या आप कह रहे हैं कि जो होता है होने दो, होता ही रहेगा, या कभी कभी आपको निराशा और हताशा भी इतनी होती है कि अब कांग्रेस से कुछ भला होने वाला नहीं? क्या कहेंगे? कांग्रेस संगठन हमारा जो पहले था, उस संगठन में कांग्रेस सेवा दल की भूमिका, यूथ कांग्रेस की भूमिका, महिला कांग्रेस की भूमिका और जो प्रकोष्ठ हमारे थे, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, इन सबका बड़ा योगदान रहता था। आज हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी कांग्रेस सेवा दल, जिसकी स्थापना 1923 में हुई और हमको देख करके आरएसएस का जो ट्रेनिंग कैंप लगने लगा, 1925 में आरएसएस बनी, 1923 में कांग्रेस सेवा दल बनी। और हमने जो सेवा दल में उस समय महात्मा गांधी ये कहा करते थे, कुछ लोग अंग्रेजी आंदोलन के खिलाफ भाग रहे थे, उनको फिर चिंता हुई नेहरू जी को, गांधी जी को, कैसे आंदोलन चलेगा लंबा ये। जब अंग्रेजों की लाठियां बरसाई जा रही थी, जेलों में डाले जा रहे थे, तो कुछ लोग वहां अपना जा रहे थे। तो वहाँ ये विचार मंथन हुआ गांधी जी के नेतृत्व में कि एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यकर्ता तैयार किए जाए। तब कांग्रेस सेवा दल का नाम आया और उसकी ट्रेनिंग वर्मा जी पर 90 दिन होती थी और 90 दिन में 3 महीने में तपे तपाए कार्यकर्ता तैयार होते थे।
उन पर बर्फ की सिल्ली भी रखी जाती थी, फिजिकल ट्रेनिंग भी होती थी और बौद्धिक ट्रेनिंग भी होती थी, दोनों होती थी। धीरे धीरे आपने देखा होगा राजीव गांधी के समय तक प्रधानमंत्री देश के थे, राजीव गांधी स्वयं सेवा दल के ट्रेनिंग कैंपों में जाते थे, चाहे नेशनल ट्रेनिंग कैंप हो चाहे स्टेट ट्रेनिंग कैंप हो, हर कैंपों में जाने की कोशिश करते थे। और ये कहा करते थे हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि आने वाले समय में हमारी सुरक्षा में हम ये खाकी वर्दी नहीं देखना चाहते हैं, कांग्रेस सेवा दल के लोग रहेंगे, ये उनकी इच्छा थी। आज क्या है, हमारा कांग्रेस सेवा दल बिल्कुल समाप्त सा हो गया, कहने में कोई संकोच हमें नहीं है। आज एक जिले में 10 वर्कर नहीं है, 5 वर्कर नहीं है। आज यूथ कांग्रेस हमारा चुनाव हो गया, 5 साल पहले यूथ कांग्रेस हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इतना तेज था, आपने देखा कि निजामुद्दीन खां थे, हम लोग थे, कितना संघर्ष करते थे। आज कांग्रेस सेवा दल, यूथ कांग्रेस, कारण यह है कि आप जब फ्रंटल संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, जो आपकी बैकबोन है, तो मेन संगठन इसी से मजबूत होता है, फ्रंटल के। पहली बात। दूसरी बात यह है, आपने कहा कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश का प्रभाव संभाल रही हैं। 2022 के चुनाव में 2 सीटें हमारी विधानसभा की आईं। मेरा तो 45 वर्ष हो गया कांग्रेस का इतिहास। बाबरी मस्जिद का भी कार्यक्रम चला उस 92 में 93 में, और तब भी हम 80-89 सीटें जीत के आए थे, हमें याद है वो जमाना वो। और उसके बाद हम दिन पर दिन गिरते गए, लेकिन ये 2 सीटों का आंकड़ा हमारे समय में 45 साल की राजनीति में नहीं आया। इसका कारण ही है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कमजोर हो गए हैं। तीसरी बात ये हम कहना चाहेंगे आपसे कि आज लीडरशिप हमारी कुछ सोच नहीं पाती है कि हमें क्या करना है। आप किसी एक पॉइंट पे स्थिर नहीं रहते हैं। जब तक आप स्थिर नहीं रहेंगे, आप कांग्रेस के विषय में समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं कि कांग्रेस है क्या। आप आए, हवा में चले गए। विचारधारा से बनिए। अब अगर विचारधारा से नहीं बनेंगे तो आप किसी पार्टी में रह नहीं पाएंगे, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो। तो हम कांग्रेस की विचारधारा से बने हैं, जो हमारा लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र प्रेम, समाजवाद, गुटनिरपेक्ष, 5 सिद्धांत कांग्रेस लेके चली थी अपने अधिवेशनों में कि हम 5 पॉइंट को मानेंगे। आज लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं। आम मतदाता के चुनाव में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में लोकतंत्र विश्वास करते हैं, लेकिन संगठन के अंदर लोकतंत्र हमारे नहीं है। हमें कहने में संकोच नहीं है। जो जमीन स्तर के लोगों से राय लेकर के, पूछ करके जो बात की जानी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। अब राहुल गांधी अकेले क्या कर सकते हैं बेचारे? इतना बड़ा पदयात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो, लाखों लोग जुड़ रहे हैं। उन लाखों लोगों को हमें बनाए रखना चाहिए। हम कैसे बनाए रखें पार्टी के अंदर और कैसे जोड़े विचारधारा से? तो पहली बात, जो लोग आ रहे हैं कांग्रेस में, ये राजीव गांधी कहा करते थे कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, इन सबको हमको प्रशिक्षण इन सबको देना पड़ेगा। जब तक ट्रेनिंग नहीं लेंगे, कांग्रेस की विचारधारा से नहीं बनेंगे, तब तक एमपी एमएलए होने से कोई लाभ नहीं होता है। आज यही कमी हो गई कि जो लोग आ रहे हैं हमारे पास, आज बहुत कम रहे हैं, जा बहुत रहे हैं। क्योंकि जो लोग रहे हैं वो कांग्रेस में, सत्ता में, सरकार में रहे हैं, और सरकार में रहकर जो उन्होंने किया है, आज उनको भय है, डर है, वो जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो विचारधारा से लोग जुड़े हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस में रहेंगे। और ये लोकतंत्र में उतार चढ़ाव तो हुआ करता है। अभी हमें दिल्ली की सत्ता से गए 7-8 साल हो रहा है, ज्यादा नहीं हुआ है। हम 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह नेतृत्व में रहे हैं, 16 दलों को मिलाकर हम सरकार चलाए सोनिया गांधी जी ने। और आज हमारे क्षमता कांग्रेस में है कि हम सबको लेके चल सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा में कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, हमें लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए हमें विपक्ष की एकता को करनी पड़ेगी। हमें मंजूर है कि हम सारे सेकुलर विपक्ष पार्टी को लेकर चलेंगे, चाहे हमें कांग्रेस को पीछे हटना पड़े। नहीं, लेकिन जो आपने अभी कहा कि 2 सीटें मिली, हाँ, ये जो 2 सीटें जब मिली थी, उस समय आपको कैसा लगा था एज ए कांग्रेसमैन? एज ए कांग्रेसमैन बड़ा दुख हुआ हमें। हाँ, इतना दुख हुआ हाँ, कि मेरी पहचान कांग्रेस से है। हाँ, श्याम देव सिंह को लोग जानते हैं कानपुर प्रदेश में कि ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो हमें बड़ा दुख हुआ, इस बात का दुख हुआ कि 404 में 2 सीटें हम जीते हैं, और जबकि प्रियंका जी हमारी इतनी मेहनत करती रही, हाँ, बस वही तो, इतनी दौड़ती रही बेचारी, वो
हर पल दौड़ती रही और लखनऊ मकान ले लिया उन्होंने, वहां रहने लगी दिल्ली छोड़ लखनऊ में। लेकिन नीचे के जिले में जब आपने पहले से बनाया नहीं तो कैसे काम होगा? तो हमें जिले में संगठन को मजबूत होना चाहिए। और देखिए एक जमाना था वर्मा जी कि कांग्रेस में जिला अध्यक्ष वो बनता था जो लगातार 15 साल 20 साल काम करता रहा। नरेश चतुर्वेदी हमारे कानपुर में है, तो कितने साल बाद बने जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष। तो आज जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और ये वार्ड अध्यक्ष 3 कांग्रेस में होते, प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन आज हमारे यहाँ अध्यक्षों की नियुक्ति पुराने को देख कर करना चाहिए कि जो लोग देखिए कांग्रेस में आ जाए, मेंबरशिप ले लीजिए, 400 के फिर इकट्ठा कर दीजिए और नेता को माला पहना दीजिए, तौल दीजिए सिक्कों से और पीछे पीछे ड्राई फ्रूट दे आइए, तो आप उसको खुश होकर अध्यक्ष बना दीजिए। वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा कि नहीं जुड़ा है, ये देखिए आप दूसरी आइडियोलॉजी से। ठीक, आपने कहा बहुत दुख हुआ, तो अब आपको कुछ निराशा भी हुई कि अब कुछ होने वाला नहीं है कांग्रेस का यूपी में? खास निराशा तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी हम 7-8 साल हटे हुए हमको दिल्ली से। हम यूपीए सरकार में रहे, हमारे प्रधानमंत्री रहे, हमारे मिनिस्टर रहे, सोनिया गांधी ने एज यूपीए चेयरमैन। ये बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात अभी आप कह रहे थे, विचारधारा, बार बार आप विचारधारा की बात कर रहे थे। क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा, जिसको और थोड़ा सा हम साफ कर दें कि जो नेहरू का लोकतंत्र था, जो नेहरू की विचारधारा थी, उसे ही कांग्रेस की एक विचारधारा माना गया और एक लंबे समय तक चलती रही। क्या आज उस विचारधारा से कांग्रेस भटक गई है, हट गई है, जिसके कारण उस पर लोगों का विश्वास जो है टूट रहा है? देखिए नेहरू जी की विचारधारा, लोकतंत्र की विचारधारा जो थी, वो नेहरू जी पहले बार जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इतनी दूरदर्शिता, इतनी विचारधारा अच्छी थी उनकी, लोकतंत्र में विश्वास करते थे कि दूसरे दलों को, लोगों को उन्होंने कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, लेकिन एज उनकी विद्वानता, उनके जो ज्ञान को लेकर के, विद्वानता को लेकर के एक जाने माने लोग थे। जबकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था, हमें किसी एमपी की आवश्यकता नहीं थी बाहरी लोगों की, लेकिन पंडित नेहरू उनका सहयोग दिया, मंत्रिमंडल में रखा और कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामले का मंत्री बनाया। यह नेहरू जी की दूरदर्शिता थी। आज कांग्रेस में इंदिरा गांधी भी थी, इंदिरा जी सबको ले चलती थी, और इंदिरा जी जब 71 में बांग्लादेश को अलग किया तो विपक्ष के लोगों ने बड़ी तारीफ की उनकी। तो आज कांग्रेस के लोगों को, नेताओं को ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे विपक्ष में, जनता में हमारी नहीं। मेरा सवाल सीधा, क्या अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है कांग्रेस, या कांग्रेस वर्तमान राजनीतिक माहौल में कंफ्यूज हो गई है, कुछ समझ नहीं पा रही कि क्या करें? देखिए कांग्रेस अपनी विचारधारा से है, आज भी है, हम उसको नहीं कहेंगे। देखिए हमारी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा महात्मा गांधी विचारधारा है। जो महात्मा गांधी विचारधारा थी कि लोकतंत्र, संविधान की रक्षा करना, और उनकी विचारधारा थी कि हम किसी चीज को लेके तोड़ फोड़ न करें, हिंसा न करें, हम धरना करें और हम अनशन करें, आत्ममंथन करें, हम भूख हड़ताल करें, हम अपने शरीर को कष्ट दें जनता की समस्या को लेकर के। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो हत्या हो रही है तो हम उस लोकतंत्र बचाने के लिए गांधी प्रतिमा के नीचे कहीं भी बहुत संख्या में पब्लिक को भी लेकर बैठे आप, क्योंकि जब कांग्रेस को लोग बैठेंगे तो पब्लिक आपको जोड़ना पड़ेगा। नहीं, मेरा सवाल है, तो अगर मान लीजिए हम ये बात आपकी मान लें कि विचारधारा से नहीं हटी है, तो क्या कंफ्यूज हो गई है क्या? नहीं, वर्तमान में वर्मा जी ऐसा है कि जो ये जातिवाद और जो धर्म की राजनीति चल रही है, जातीयता और धार्मिकता की, उस धार्मिकता की राजनीति को कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है, और कांग्रेस करती तो रही है, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? धार्मिकता कहां करती है? देखिए क्यों उसका वोट बैंक अपना है, नहीं धार्मिकता की बात नहीं, उस समय तो इस सेकुलर के नाम पे चल रहे थे। हाँ जी। लेकिन जातिवाद, माइनॉरिटीज का वोट बैंक, दलितों का वोट बैंक, सवर्णों का वोट बैंक, ये तो सब था ही। नहीं, कांग्रेस ने कभी
दलित को अलग नहीं किया, न नहीं सवर्ण किया, अलग वही किया, बात। लेकिन न उनका- माइनॉरिटी अलग किया। कांग्रेस सबको लेकर चलती थी, सब धर्म को मानती थी, सर्वहारावर की पार्टी हमारी थी। हम सबका वोट लोग हमको देते थे, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे दलित के लोग हों, चाहे सामान्य जात के लोग हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, सब लोग देते थे हमको वोट। हम लेकिन किसी में भेदभाव नहीं पैदा करते थे। लेकिन कि मेरा हम माइनॉरिटी को ज्यादा दे रहे हैं, दलित को कम दे रहे हैं, या सामान्य को कम दे रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर वही तो तुष्टिकरण का आरोप लगा सीधे गलत सीधे। है, ये गलत है। आप बताइए, हम अपने पार्लियामेंट के टिकट में, विधानसभा के टिकट देने में हम कहाँ जातिवाद करते थे? हम कहाँ माइनॉरिटी को पीछे रखते थे, दलित को पीछे रखते थे? सामान्य वर्ग को भी टिकट देते, सबको लेकर चलते थे। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में है आज के दिन। लेकिन जो वर्तमान माहौल में वो थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गई ना, कंफ्यूज हो गई है, ये तो आप मानेंगे। नहीं, दिग्भ्रमित किस पॉइंट पे हो गई है? किस पॉइंट पे? हाँ, ये मैं जान जाता हूँ, चलिए। किसी पॉइंट नहीं हुई है। अगर आपको पॉइंट में बताता हूँ, हाँ, कभी भी आपने इंदिरा गांधी को, नेहरू को, यहाँ तक कि इवन मैं राजीव गांधी की बात करता हूँ, जी, ये लोग जब कहीं जाते थे तो कहीं किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने चले जाते, बड़ा वो माना, जैसे कहा जाता था कि इंदिरा गांधी है तो पीताम्बरा देवी के दर्शन करने चले, तो एक लोगों में भी था कि नहीं, उनकी अपनी आस्था है। क्या आज आपके नेता बाकायदे वही कर रहे हैं जो विपक्ष कर रहा है? माने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मंदिरों में जा रही है, माथा टेक रही है और जनेऊ दिखा रही है, और जहाँ पर भी मंदिर पड़ रहा वहीं पर रुकी जा रही है। ये ठीक है, बीजेपी वो कर रही है। क्या उसी रास्ते को अपनाना, वही चाल चरित्र प्रस्तुत करना, फिर आप में उनमें भेद क्या रह गया? और यही कुछ कारण तो है कि कांग्रेस की स्थिति बिगड़ गई। नहीं, ये हम इससे सहमत नहीं है। इसलिए सहमत नहीं है, मुझे याद है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और जब हारी 77 में, तो हम लोग मिलने गए थे। मोहसिना किदवई जी अध्यक्ष हमारे प्रदेश की थी। मिलने गए, 3 महीने 2.5 महीने इंदिरा जी घर से बाहर नहीं निकली। 12 ब्रिगटन क्रिश्चियन रोड पर रहा करती दिल्ली में। जब मिले और मोहसिना किदवई ने कहा, हम लोगों ने कहा कि आप बाहर निकलिए, उनका एक शब्द था कि कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बढ़ेगा, आप बाहर निकलिए। तो उन्होंने कहा, लोग बड़ा हमारे विषय में कहते हैं, उन्होंने कहा विपक्ष में हम हैं, लोग कहने दीजिए, लोग कहते, जनता है कहती है। उन्होंने उसी समय उन्होंने नेहरू से कहा कि मेरा कार्यक्रम आप उत्तर प्रदेश बनाइए। आजमगढ़ का चुनाव था, आपको याद होगा, और हरिद्वार में उन्होंने कहा मां आनंदमयी कनखल आश्रम से मेरा दौरा शुरू होगा। वो मां आनंदमयी को भी मानती थी, वही मैं कह रहा हूं। अजमेर शरीफ भी जाती थी, वो दरगाह भी जाती थी, ये और वो गुरु नानक, नहीं तो सबको ले, हमने क्या कहा कि हम सर्वहारा वर्ग की पार्टी हैं। ठीक, हाँ। लेकिन आज राहुल गांधी क्या कर रहा है, ये हमको बताइए, फिर मैं आपसे सीधा सीधा सवाल देखिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं कि अगर वो उज्जैन में जा रहे हैं तो महाकालेश्वर में जाएंगे, तो वहां पर जाएंगे, वहां देवी पे जाएंगे, तो वहां जाएंगे। अरे भाई, किसी भी रास्ते में आपने जैसा कहा, किसी दरगाह में भी चले गए होते, हाँ। किसी मस्जिद में भी चले गए होते, कहीं पर जो है किसी गुरुद्वारे में भी चले गए होते। ये तो सब वही काम हो रहा है जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी के लोग विशेष रूप से नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी कहीं स्पेशली नहीं जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब उज्जैन से, खरगोन से उज्जैन गई, तो उन्होंने ओंकारेश्वर में खरगोन दर्शन किया, और रास्ते में इंदौर के बाद उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। तो जब भारत जोड़ो यात्रा के रास्ते में महाकाल दर्शन करने के लिए कहा वहां के लोगों ने, तो क्यों मना कर देंगे वो? तो अब फिर उसके बाद वही वेशभूषा, वही वो पूजा। अरे भाई, आपने कभी इस रूप में हमको किसी को दिखाया तो बता। आज कांग्रेस में यही तो बात बीच बीच में हो रही है कि भैया कांग्रेस जो है वो बिल्कुल वही काम कर रही है। तो फिर आप में और उनमें अंतर क्या रहेगा? ठीक है, वो कहे कि आप राम को नहीं मानते, आपने देखिए, और आप अपने बयानों में भी फंस जाते हैं। अब आप देखिए, वो
कह दिया, रावण कह दिया मोदी को आपके अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अरे वर्मा जी, तपे तपाए व्यक्ति अरे है, वर्मा जी, रावण कह दिया। हम ये कहना चाहेंगे आपसे हाँ। कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव से, नगर निगम के चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में, हर विधानसभा क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय है, दौड़ा कर रहे हैं चुनाव के लिए, तो क्या उनके पास 100 मुख है, 10 मुख है, क्या है? तो ये कहा जैसे रावण की तरह से, हाँ, तो रावण 100 मुख है, रावण का मतलब है, रावण का तो रावण का क्या मतलब है? अरे रावण बड़ा विद्वान था, बहुत विद्वान रावण था। मोदी को विद्वान समझ रहे, क्या मतलब आप कहना क्या? तो रावण का मोदी जी का अपमान नहीं किया उन्होंने, हाँ। मोदी जी की और महानता उसमें बढ़ाई कि रावण ऐसे जहां प्रभु राम ने कहा अपने छोटे भाई से, मरने के बाद रावण जाकर शिक्षा लीजिए रावण से, बैठ करके विद्वान है, चाणक्य मुनि है, तो अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा तो प्रधानमंत्री जी को गरिमा बढ़ाई उन्होंने, नहीं तो क्या खड़गे गरिमा बढ़ाई प्रधानमंत्री जी की, तो फिर रावण को बात दे करके। तो आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, उनकी गरिमा बढ़ा रहे हैं, क्या मतलब है आपका? नहीं, ये बड़ी कंफ्यूजन नहीं कहा जाए, हमने अपमान नहीं किया, मैं आपकी बात लेता हूं, अपमान नहीं किया मैं, चलिए अपमान नहीं किया, अभिनंदन पत्र जो दिया या उनका शाश्वत अभिनंदन किया, तो आप चुनाव प्रचार में उनका अभिनंदन कर रहे हैं, तो जनता फिर क्या कहेगी? ठीक है, आप उन्हीं का अभिनंदन कर रहे हैं, तो हम भी तो उन्हीं के साथ में, तो आपको क्या तकलीफ? अभिनंदन की बात देखिए, ऐसा है हमारे किसी नेता ने प्रधानमंत्री को यह शब्द नहीं कहा है, और नेताओं तो बहुत कुछ कहा, अभी वो आपके मिस्त्री जी ने कह दिया औकात पता लग जाएगी। नहीं, मिस्त्री जी ने ये कहा ये कौन सी भाषा है? कि गुजरात के चुनाव में जनता औकात बता देगी। हाँ, तो जहां सरदार पटेल को हटा करके अपना नाम रख रहे हैं, पटेल का के नाम से स्टेडियम तो हटा दिया प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी के नाम हो गया, तो ये चुनाव में उनकी औकात जनता बता देगी, ये कहा उन्होंने। हाँ, तो जनता सबकी औकात बताती बिगाड़ती है, तो लोकतंत्र में तो इन शब्दों का प्रयोग लेके तो ये इफेक्ट पड़ता है ना। अच्छा, तो किसी को रावण कहेंगे नहीं, तो रावण तो विद्वान, गुजरात जो है हाँ। एक तरीके से जो मोदी है उनके प्रति लगभग समर्पित सा है, वो नहीं सुनना चाहता है कि आप मोदी के खिलाफ ऐसी बातें करें। और देखिए पलटवार कर दिया मोदी ने, तो राम भक्तों की है, इनको राम पर के अस्तित्व पर कोई विश्वास नहीं है, ये तो हमेशा कहते रहे, और जवाब देगी जनता, जवाब देगी, वो सब लोग कह रहे हैं। तो ये जब जवाब देगी तो ये कहीं ना कहीं तो आक्रोश कि आप किसी के नेता को रावण कह देंगे। गुजरात के विधानसभा के चुनाव में आप वहां 370 35A राम मंदिर से क्या मतलब है? वहां क्यों नहीं मतलब है? वहां कहेंगे, अपनी बात तो कहेंगे। आप 27 साल में जो किया है तो बताइए आपने क्या किया वहां? ये आपका तर्क है। 27 साल में क्या किया? वो गांव में जनता वहां रो रही है कि ये सड़कें गुजरात की वर्मा इतनी खराब सड़कें हैं, कोई विकास गुजरात में हुआ है। श्यामदेव जी वो यही तो कह रहे हैं कि हमने 27 साल में वो करके दिखाया जो आप 70 साल में नहीं कर पाए। आप 370 में कुछ नहीं कर पाए, 35 में हमने हटाया। 370 मतलब 370 धीरे धीरे हम खत्म कर रहे थे, तो एक दूसरे उसमें से जो धाराएं हटा दिया मैंने, आप जो है धीरे धीरे कर रहे हो, झटके में करके एक जनता को पूरे देश को। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था आपको याद होगा कि 370 हटने से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात उसे तो कह तो रहा है उसे कहां खत्म हुआ आतंकवाद? कौन कह रहा खत्म करने का? लेकिन उनके जो रिकॉर्ड हैं, उनके जो दावे हैं, उसमें तो कह रहे हैं कि हमारे आतंकवाद खत्म हो गया। आपके जमाने में तो आए दिन पत्थरबाजी होती थी, आपके जमाने में तो नहीं जा रहे हैं, कुछ होता है। अब क्या हो रहा? अब कहां पत्थरबाजी? रोज शहीद हो रहे लोग, शहीद मजदूर मारे जा रहे हैं। हाँ, तो वो भी अगर आप संख्या देखेंगे तो सभी मारे जा रहे हैं। मेरा सीधा मारे जा रहे हैं श्यामदेव जी, हाँ। कि कांग्रेस जो अपनी मूल बात है वो भटक गई। इसके कारण ही कार्यकर्ताओं में, नेताओं में काफी वो है, और समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस जा किधर रही है। लेकिन हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस में एक बार बार हम सवाल कर रहे हैं कांग्रेस के कंफ्यूजन की, जिस पर श्यामदेव जी अपने ढंग से विचार भी दे रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि विचारधारा से नहीं हटना चाहिए, लेकिन ये भी कह देते हैं कि नहीं विचारधारा पे पार्टी है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं वो कोई रोशनी देने वाली नहीं है।
श्यामदेव जी, क्या आपको लगता नहीं कि एक बार कांग्रेस को बड़े मंथन की जरूरत है? और वो मंथन ऐसा नहीं होना चाहिए वहां गए भाषाबाजी कर दिया। पहले तो मंथन आला कमान के लोग करें, जो चंद लोग हैं, अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी, आत्ममंथन करें, फिर कांग्रेस आत्ममंथन करे, और जब उससे कोई बात निकल के आए तब काम होगा। वरना तो इस तरीके से सब अपना अपना राग अलापते रहेंगे, अपने अपने रूप में चलते रहेंगे। अब देखिए ना, जब जोड़ो यात्रा है तो जोड़ो यात्रा में तोड़ो यात्रा नहीं होनी चाहिए थी। अब वहाँ पर वो सावरकर जी आ गए बीच में, कहीं पर जो है वो पादरी जी आ गए हैं जो विवादित हैं। तो इन सबसे तो कांग्रेस को बचना चाहिए। क्या कहेंगे श्यामदेव जी? देखिए, अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस कमजोर है, उत्तर प्रदेश से ही कांग्रेस मजबूत हुई थी। आपको याद होगा वर्मा जी, 1978 में आजमगढ़ का चुनाव हुआ और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी सरकार थी, सारे दलों के लोग मिले थे। और जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और जब यहाँ इंदिरा गांधी की रैली हुई, तो हम पूरे देश में मैसेज गया कि हम चुनाव जीते, जनता पार्टी सरकार में 1.25 लाख वोट से जीते पार्लियामेंट का। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हमारे कमजोर कभी नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता तो जेलों में जाके लाठी खाते थे, और कानपुर का विशेष तर योगदान रहा उसमें। कानपुर से हजारों की संख्या में लोग जेल भर दिए थे। कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस का कमजोर नहीं रहा है। लेकिन आज हम ये जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, इस धार्मिक उन्माद में जनता जो है, आप समझ लीजिए कि इस तरीके से ये हर चुनाव में इस तरीके से बात करते हैं। हम सेकुलर हैं, हमारे पास जो चीज विचारधारा है, हम विचारधारा से बने हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि हमने अगर नई वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री के जमाने में हमने ताला खुलवाया, डिस्ट्रिक्ट जज फैजाबाद के आर्डर पर सरकार हमारी थी, हम ताला खुलवाए, ताला खुला, बकायदे वहां पूजा अर्चना होने लगी, मूर्ति स्थापित की गई। तो हमने तो नहीं भुनाया चुनाव में उसको, हमने नहीं कहते हर जगह कि हम ताला खुलवाए, हम तो कहते कोर्ट का आदेश था, न्यायालय के आदेश से ताला खुलवाया, सरकार हमारी थी। हम विरोध में नहीं थे राम जी के, हम तो प्रभु राम का मंदिर चाहते अच्छा बने हमारा मंदिर, और हमने शिलान्यास भी कराया वहां बगल में 200 गज पर, निर्माण शुरू भी हुआ। कुछ कारणों से वो निर्माण का रुक गया हमारा। आज हम सबको लेके चलते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कहीं पब्लिक मीटिंग में, चुनाव मीटिंग में, कि कांग्रेस ने 89 में ताला खुलवाया और ये मेरा योगदान रहा प्रभु राम कि मैं सबसे पहले मैंने उसको वो किया। लेकिन हम नहीं कहते, हम वोट मांगते हैं। देखिए, आप अपने काम के आधार पे, अपने विकास के नाम पर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो धार्मिक उन्माद, हाँ, तो धार्मिक उन्माद अगर मैं बात मारूं तो आपकी भी राजनीति रही कि धार्मिक उन्माद बढ़े, मंदिर वाला मामला बढ़े, ताला आपने खुलवाया, लेकिन ताला हमने न्यायालय खुलवाया, न्यायालय हाँ, लेकिन सच बात तो ये है कि आप उसे कैश नहीं करा पाए। सच बात तो और आपको बताया, ऐसे ही आप मंदिर मामले में फेल हो गए, ऐसे साहवानों केस में आप फेल हो गए। आपको समझाया गया, आरिफ मोहम्मद खान ने जिस तरीके से बयान पार्लियामेंट में दिया, और एक बड़ा तबका जा करके राजीव गांधी से मिला, और राजीव गांधी के पास जब गया तो वो बैक कर गए। तो आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब राजीव गांधी के ज़माने में भी हुआ, लेकिन उस समय की जो ढुलमुल नीति थी, भय था, डर था, वो स्टैंड नहीं करा पाया, और आज वो स्टैंड हो रहा। ये है सबसे बड़ी बात। देखिए, भय डर तो कभी नहीं होना चाहिए राजनीति में। आपकी जो विचारधारा, जो सिद्धांत है, आपको चलना चाहिए उसी पे। समय समय पर थोड़ा सा अगर सरकार में आते हैं तो कुछ संविधान में संशोधन होता है, वो मैंने भी किया और दलों ने किया। लेकिन आज हम टोटल ये कहें, चाहे गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल चुनाव हो, स्थानीय निकाय के चुनाव में आपने कल देखा, परसों दिल्ली नगर निगम के चुनाव में किस तरीके से भारत सरकार के मंत्री क्या क्या बातें कह रहे हैं जो असंवैधानिक है, नहीं करना चाहिए। हम वो बातें नहीं कर सकते हैं। हमारा देश, जब देश बना, विभाजन हुआ,
उसके बाद भी जो संविधान बना वो सेकुलर बना हमारा, हम सबको लेके चलते हैं। हमने राम मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हम कभी किसी को लेकर के वोट मांगे, अब ये कहते हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने ये कर दिया। अरे आपने राम मंदिर बनवा दिया, ये बताइए, ठीक है, लेकिन तो बनवा दिया तो क्या दिक्कत? काशी का कॉरिडोर बनवाया आपने, तीर्थ, वहां आपने महाकाल का उज्जैन बनवाया शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश सरकार का 750 करोड़ रुपया खर्च हुआ, यहाँ पैसा सरकार खर्च हुआ। तो हमारे संविधान में नहीं कि जनता के पैसा को किसी एक विशेष धर्म में लगाया जाए, ये नहीं है, ये इसके खिलाफ है। हम अगर वहां लगाते हैं तो हमें और भी धर्मों में अगर कोई टूटा फूटा है तो वहां हमको लगाना चाहिए। तो हमें दो निगाह रखकर हम नहीं चलते हैं, हमको सबको लेकर चलना है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे शमशान हो, कुछ भी हो, हम सबको देखते हैं, हम दो आंख से नहीं देखते हैं, एक आंख से देखते रहे। ये सब है जो पहले आप यही तो देखते रहे कि कब्रिस्तान की ओर चारों ओर की दीवारें बन गई और मंदिरों पर कुंदे हुआ, इसी का तो फायदा बीजेपी ने उठाया था। नहीं, कब्रिस्तान की जो दीवारें बनी है वो किसने बनाया? मैं कह रहा हूँ आपके सरकार ने बनाया, सरकार ने, मुझे मालूम है सरकार ने बनाया, सपा की वो उनकी कमेटी ने बनाया है, सपा की सरकार बना जो भी हुआ। तो लेकिन उनका तो सीधा सीधा वही तो कह रहे हैं, कांग्रेस ने कभी कब्रिस्तान का आप शमशान आपने जो भी किया, लेकिन सच बात तो ये है कि आप भी जैसे बहके लग रहा है कि, और उस हिसाब से कांग्रेस चलती है तो लाभ नहीं हो पाता। तो मेरा सवाल सीधा सीधा था, क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन करना चाहिए? मैंने पहले बताया, नेहरू के जो लोकतंत्र था या नेहरू की जो विश्वास भावना थी, सबको मिला करके उस पथ पर चलना चाहिए? क्या करना क्या चाहिए? नहीं, पंडित नेहरू की लोकतंत्र की भावना वही है जो आज हम लेके चल रहे हैं, कांग्रेस लेके चल रही है। हम लोकतंत्र, हम कभी सारे एजेंसियों को हम कैप्चर नहीं करते, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, इनकम टैक्स हो, कोई भी संस्थान गवर्नमेंट सरकार की है, हम कैप्चर नहीं करते। हमने कभी संस्थान के दुरुपयोग नहीं किया। हमने इस तरीके से, आज देखिए वो सपा के नेता क्यों न हो, कोई भी हो, किसी दल के नेता क्यों न हो, अगर जाति होगी उनके ऊपर तो कांग्रेस का ये अधिकार है, लोकतंत्र विश्वास करने वाली पार्टियों का अधिकार है कि हम उसको बोलेंगे। तो कहाँ बोली कांग्रेस? कांग्रेस तो बोली नहीं, और पचौरी जी बोले नहीं, और देखिए उन्होंने सरेंडर भी करा दिया और खुल करके बोले कि साहब देखिए पचौरी जी, वो बात की बात, पचौरी जी, आप कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस नहीं, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने कौन सी बयानबाजी दे दी? हम तो कह रहे हैं अगर किसी दलित में पुलिस रात को 12 बजे के घर में कूदती है, ये अच्छा काम नहीं है। नहीं तो कब अच्छा काम नहीं है। कांग्रेस के बुलाइए, आवाज कब उठाई गई? कब उठाई गई? कब कहाँ उठाई गई? भाई कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इससे क्या मतलब? पचौरी जी सांसद हैं, पचौरी जी की बात जो है मानी जाएगी, ये भी बात सही है। अरे तो मैं आपको पचौरी जी ने एक उदाहरण बता सकता हूँ, अच्छा काम किया उन्होंने। मैं आपका उदाहरण बता सकता हूँ कि एक बार आपके ही कांग्रेस के नेता विपक्ष, उस समय आप विपक्षी में थे, भूधर नारायण मिश्र के प्लाट का विवाद हुआ था, किस तरीके से यातनाएं दी गई थी यहाँ के एक डीएम से, उसमें नरेश चंद्र चतुर्वेदी सामने आए तो उनके खिलाफ भी बात हुई। और भाजपा के विधायक उस समय सत्ता में थे, वो भाजपा के जो विधायक थे उन्होंने भी बाकायदे नीरज चतुर्वेदी ने खुल कर किया था। तो उस समय भी तो स्थितियां वही थी, आज भी स्थितियां वही है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। नहीं, उस समय भी भाजपा सत्ता में थी। नहीं, भाजपा सत्ता में नहीं थी उस समय। उस समय जो है बीएसपी की गवर्नमेंट थी। नहीं, मिली जुली थी जी, हाँ, जो भी थी मिली जुली थी। मेरा सवाल केवल लालजी टंडन नगर विकास मंत्री थे, कोई हमें मालूम है। तो सत्ता का ज्यादा पूछ होती हर जगह होती है। आप बोल तो सकते हैं, आप तो बोले भी नहीं। हम तो बोल रहे हैं आज कि गलत हुआ। आज बोल रहे हैं, रात को 12 बजे पुलिस के घर में कूद जाए, अध्यक्ष बोलते, अच्छी बात नहीं है। आपके अध्यक्ष बोलते, मैदान में आते तो कम से कम लोगों को लगता कि भाई देखिए, डेमोक्रेसी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे, नेता पर या आम आदमी पर कोई अत्याचार होगा तो हमें एज राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये हमारा धर्म करता है, ये मेरा कर्तव्य कहता है। अब नहीं बोला हमारे अध्यक्ष ने, क्या बात थी? मैं तो आज कह रहा हूं कि इस तरीके से मतलब किसी के तानाशाही तरीके से किसी घर में घुस जाना और उसको डरावना बना देना,
ऐसा। लेकिन देखिए मीडिया में क्या छापती है, मीडिया रोज छापती रहती है कि यहाँ फरार हो गए, यहाँ भाग गए, यहाँ। अब ये छापना भी गलत है। आपको नहीं डेली इस तरीके से जैसे जनता के बीच में, अरे ठीक है भाई कहाँ गए कहाँ नहीं गए, जब आदमी परेशान होता गया जाता ही है। मीडिया को भी उसमें मीडिया आग लगाने का काम आम आदमी के लिए लिख दे कि भगोड़ा है सबको, अब जनप्रतिनिधि है उसके लिए नहीं लिखे। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं कहीं तो नहीं, आम आदमी कहाँ लिखा जाता बताइए, नहीं लिखा जाता, कहीं लिखा जाता रोज रोज लिखा अरे जो बैंक से कर्जा लेके भाग गए हैं, लंदन चले गए, अमेरिका चले, उनके लिखा जाता है, उनके लिखा है, भगोड़ा है, बड़े आदमी है वो। हाँ, आम आदमी का लिखा जाता है, आम आदमी मीडिया का छापती है। नहीं, आम आदमी के साथ अगर कहीं पर कुछ भी होता हो, अब मैं ये कहना चाहूंगा बर्मा जी आपसे जी कि आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में हम ये प्रयास करेंगे, चाहे मेयर का हो, चाहे 110 पार्षद का हो, हम भारी से भारी संख्या में जीत के आने का प्रयास करेंगे। हम ऐसे कैंडिडेट को टिकट देंगे जो वास्तव में इसका क्षेत्र में, मोहल्ले में एक जान पहचान हो और मोहल्ले में काफी दिनों से जनता के बीच में काम कर रहा हो, और उस मोहल्ले के जनता से पूछेंगे भी। अगर 4 लोगों ने अप्लाई किया एक दल से हमारे, तो उन चारों लोगों से पूछेंगे कि ये इनके विषय में क्या धारणा है। ये पूछ करके ही, क्योंकि मोहल्ला ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 2 मोहल्ले होंगे, 3 मोहल्ले होंगे, तो हमारे पास कांग्रेस की टीम है। ये मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप लगाइए टीम को कि 5 आवेदनकर्ता के विषय में पता करके, और जिसकी ज्यादा लोकप्रियता हो तो उसको टिकट दिया जाए, जिससे कांग्रेस जीत के आए। लेकिन हमारे पास तो सूचना ये है कि बहुत से वार्ड ऐसे होंगे जहां पर आपके तो कोई दावेदार नहीं होंगे। नहीं, ऐसा है तो ये है। अरे भरवा जी, हाँ, आप देखिए 92 में हाँ, जब बाबरी मस्जिद गिरी तो हाहाकार था हर जगह। उसके बाद जब 3-4 चुनाव हुए, कांग्रेस की हालत खस्ता होती चली गई। उसके बाद लोग कांग्रेस को टिकट, और एक विधानसभा से तब भी 5-5, 6-6 आदमी अप्लाई करते थे। ऐसा नहीं है, आपको मालूम होगा, मतलब कल्याणपुर हो या जंदलगंज हो या आरनगर हो, छावनी हो, कोई ऐसा विधानसभा नहीं थे जहां पर विधानसभा में 5, 6, 7 आवेदन कांग्रेस के में आते हों। ये तो सभासद का है, पार्षद में और आवेदन आएंगे, क्योंकि पार्षद तो मोहल्ले गली का चुनाव होता है कि जो नेता कार्यकर्ता वहां काम कर रहा है, जो जनता से जुड़ा है, सफाई करवाता है, नाला नाली में सहयोग करता है, नगर निगम जाता है, केडीए जाता है, पुलिस थाना जाता है, न्याय की बात करता है, उसी वर्कर को जीत के आएगा वो। और सत्ता में मध्य लोग बैठे हुए हैं, वो तो जुड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बात तो ये कि आप नगर निगम के चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के आप उठेंगे और कुछ ना कुछ लाभ। हमारा विजन है जी, कानपुर नगर को हम एक आदर्श नगर के रूप में देखना चाहते हैं। जिस तरीके से बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, उस तरह कानपुर बने। ये हमारा कांग्रेस का प्रयास रहा भी है। हमारे कई मेयर रहे हैं और हमने किया है। आज जो भी कानपुर में प्रगति हुई है, जो भी काम हुआ है, हमारे पूर्व मेयरों ने किया है। आज हमारे मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल थे, आज कानपुर जितने फ्लाईओवर बने हैं, हम आप गिनवाएं क्या, चाहे मरी कंपनी का हो, चाहे दादा नगर का हो, चाहे सीओडी का पुल हो, ये सारे निर्माण हमारे कांग्रेस के यूपीए सरकार के जमाने में हुई है। उसके बाद यूपीए के बाद कोई एक पुल बना बता दीजिए, कानपुर में कोई फ्लाईओवर बता दीजिए, एक भी नहीं बना है। तो हमने काम किया है, इन काम को हम गिनाएंगे कि हमने काम किया है। अब आप देखिए, कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव हो रहा है, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के पहले ही जाकर के जनता को बता दिया, और क्या बोले, ये कूड़ों के पहाड़ है, और कूड़ों के पहाड़ पर पहुंच गए और कहा ये कूड़ों के पहाड़ हटाना है, मुद्दा बना दिया उन्होंने जाकर के, जनता को दिखा भी दिया और बता भी दिया पूरी स्टेटिस्टिक्स के साथ में कि 14 ऐसे पहाड़ बने हुए हैं, और अगर आपने इनको दिया तो आगे और सब पहाड़ बन जाएंगे। एक मुद्दा दिया, लेकिन आपके पास तो सिर्फ जो है, अगर मान लीजिए आपका वार्ड का स्तर है तो कहो मोदी को ही हमला बोलने नहीं, ये कांग्रेस नहीं कहती। लेकिन जो स्थानीय मुद्दा है, कानपुर की जो मेन प्रॉब्लम है, उसका तो कहीं आपने अध्ययन भी अभी तक नहीं अभी मैंने आपको बताया जी, स्थानीय मुद्दा फ्लाईओवर नहीं होता है। नहीं, स्थानीय मुद्दा, यस, स्थानीय मुद्दा सुनिए, स्थानीय मुद्दा नहीं, स्थानीय मुद्दा, नगर निगम से क्या मतलब, ये तो नगर निगम में तो काम में आता नहीं है फ्लाईओवर वाला।
नहीं, नगर निगम में नगर निगम जनता के हित की बात तो है। नहीं, ये वो तो जनता, फिर आप- कानपुर वो जनता तो है, फिर नगर जब आप निगम- विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़िएगा तब आप बोल दीजिएगा। नहीं। मेरा सवाल ये कि जो हम नगर विकास निगम की बात है, कर रहे हैं, विकास की बात, हम विकास की बात कर रहे हैं। नहीं, नगर हमने निगम का- विकास किया। तो ऐसे वो भी मेट्रो की बात करने लगेंगे, वो भी स्पोर्ट्स हब की बात करने। मेरा सवाल सीधा सीधा ये, वो स्मार्ट सिटी की बात करने लगेंगे। सवाल केवल ये है कि जो नगर निगम है चुनाव, उसका मुद्दा होना। वर्तमान में भाजपा का मेयर है, भाजपा का मेयर है, भाजपा का पार्षद है वर्तमान में। पिछले 5 वर्षों से आप देख रहे हैं कानपुर सरांध महसूस होती, गली गली में कूड़ो कंबार है। गली गली में कानपुर में नाला, 1 घंटे पानी बरस जाए कानपुर में तो ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब नगर निगम का है कि हर जगह हर मोहल्ले में सड़कें भर जाती हैं। चाहे सिविल लाइन पास इलाका है, स्वरूप नगर, तिलक नगर, इन सब इलाकों में पानी भर जाता है। ये ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। नगर निगम द्वारा जो सीवर लाइन है, वो सीवर लाइन इतनी पुरानी हो गई है, आज उसको चेंज करने की बात आई। पैसा 365 करोड़ खर्च हुआ मायावती सरकार में, आज वो नई सीवर लाइन भ्रष्ट हो गई, टूट गई है। ये हालत है। तो ये भ्रष्टाचार की। श्यामदेव जी, मेरा आखिरी में एक सवाल आपसे पूछे, वो बता सकते हैं अगर नगर निगम का चुनाव बस कल ही डिक्लेयर हो जाए या 4 दिन बाद होने वाला है, क्योंकि आरक्षण की सूची भी जारी हो गई है जी। सवाल केवल वो एक कौन सा ऐसा मुद्दा है जिससे आप बीजेपी को घेर सकते हैं, जनता की सहानुभूति ले सकते हैं और जनता जो है आपके पक्ष में वोट कर सकती है? क्या कोई एक ऐसा मुद्दा आप बता सकते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा कानपुर की सफाई को लेकर है। अच्छा, नाली नाले को उफनाने की बात है। 2 घंटे की बरसात में ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जाए। जैसे चाहे 4 दिन बरसात हो, कानपुर जल भराव न हो, सड़कें भरे न, नाव चलने की हालत कानपुर की हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य की समस्या, मच्छर। क्या आप अपनी जो पिछली बार जो आपकी सीटें थी, उनको आप रिटेन कर पाएंगे इस बार? उससे ज्यादा हम आएंगे, ज्यादा आएंगे। चलिए, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद श्यामदेव जी, हम ज्यादा आएंगे। बात की जी। हाँ, और मेयर भी अच्छा लड़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लड़ेंगे हम। अच्छा लड़ेंगे कि जीते उतेंगे भी, ये भी तो देखिए। पहले से आप कह रहे हैं लड़ेंगे, अच्छा पहले से हम कैसे भविष्य वक्ता थोड़ी है कि, चलिए, लेकिन कहेगा हम अच्छा लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से कांग्रेस अगर निकाय के चुनाव में ही कुछ बेहतरी कर सके तो मैं ये मानूंगा कि इस चुनाव के द्वारा उसकी एक जमीन तो मिलेगी, उसके नए वोटर्स तो होंगे, नए वोटरों की तलाश तो होगी। ये सारे बिंदु हैं और इस बिंदु पर कांग्रेस को बड़े मनोयोग से काम करना होगा। सिर्फ बातें करना, सिर्फ बयानबाजी करना, इससे काम नहीं चलेगा। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस जिस तरीके से चिंतन और मंथन में जुटी हुई है, उसका लाभ कांग्रेस को तो मिलेगा ही, कम से कम इतना ही नहीं मिलेगा तो संजीवनी तो मिल ही जाएगी। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।